Very good morning, students. So, today we are going to deal with the topic reproductive health. This topic is, you can see that this topic is not that much of means large topic, but it carries weightage in नीट एग्जामिनेशन. इसमें से करीब 2 क्वेश्चन हर साल के नीट में आते हैं. सो अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो यू कैन सी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या रहता है. बेसिकली इट इज़ अ अवेयरनेस प्रोग्राम जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है. आप देख सकते हैं कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसे गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू आप इसको देख सकते हैं. ये फिजिकल इमोशनल बिहेवियर या सोशल चीज़ों से रिलेटेड रहता है. सो एज यू कैन सी कि जो अर्लियर ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको 1951 में वी यूज टू कॉल इट एज अ फैमिली प्लानिंग. राइट. फैमिली प्लानिंग क्या होती है कि हम अपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कितना उसको बढ़ा सकते हैं, कितना उसको कम कर सकते हैं. दैट इज़ बेसिकली नोन एज फैमिली प्लानिंग. So in 1951, it is known as family planning, but right now it is known as reproductive and child health care. Okay, तो ये याद रखना आप कि अभी इसको क्या बोला जाता है. Now, population explosion, why it is necessary for a family planning? फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एज यू कैन सी कि इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, टोटल पॉपुलेशन था, वो 1947 में 350 मिलियन था. अब अप्रॉक्स 2000 में इसने क्रॉस कर दिया है 1 बिलियन, विच इज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन एज वी कैन से, है ना. सो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाई इट इज़ सो? बिकॉज जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड होगी, और रिसोर्सेज की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी हमारा इकोनॉमिक बैलेंस उतना ही ज़्यादा वीक होते जाएगा. सो दैट इज़ वाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो स्कीम है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है ना. अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो इफ़ यू कैन सी कि पूरे वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन है ना, पूरे वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें का हर 6% इंडियन ही है. सो एज यू कैन इमेजिन कि कितना वास्ट हमारा पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर हम सेंसस 2001 की बात करें तो 1.7% आप देखोगे कि वो इंक्रीज है इंडिया का. पॉपुलेशन कैन बी डबल इन एवरी 33 ईयर. इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो हर 33 ईयर में डबल होते जा रहे हैं. तो वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो 1900 में अप्रॉक्स 2 मिलियन था, 2 बिलियन था. 2000 में अप्रॉक्स 6 बिलियन हो गया. एंड नाउ 2011 जो हमारा सेंसस डेटा था उसके अकॉर्डिंग 7.2 बिलियन हमारा डेटा देखोगे कि है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. एक टर्म है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नोन एज एमनियोसिंथेसिस. व्हाट इज दिस एमनियोसिंथेसिस? Actually, this amniocentesis is a kind of criteria in which the amniotic fluid of a pregnant lady is examined for the chromosomal disorder. ये देखने के लिए कि amniotic fluid से हम ये देखते थे कि उस बच्चे जो फीटस स्टेज में है उसमें किसी भी टाइप का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है ना. इसके लिए हम एमनियोसिंथेसिस एक प्रोग्राम है जिसको यूज़ किया जाता था, एक टेक्निक है जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंस जो सेल्स हैं, जो फीटस सेल्स होते हैं बेसिकली, उसको हम एग्जामिन करते हैं, है ना. लेकिन इसका मिसयूज़ करा जाता था फीटल सेक्स के डिटर्मिनेशन पे. जो फीटल सेक्स है उसको डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज़ मेल और अ फीमेल, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एमनियोसिंथेसिस का इलीगल मिसयूज़ करने लगा. बिकॉज ऑफ दैट फीटल जो फिटोसाइड्स होते हैं, फीमेल फिटोसाइड्स होते हैं, उसको मार देने का जो प्रोसेस चलता था, दैट इज़ वाई अभी एमनियोसिंथेसिस बैन हो गया है. एंड इफ़ देर इज़ एनी वी कैन से कि कुछ अर्जेंसी है कि हमें चेक कराना है किसी भी प्रकार का कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर फैमिली बैकग्राउंड है, तो उस केस में इसको लीगल तरीके से यूज़ किया जाता है. सो नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. सो देयर आर सर्टेन आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड्स. ओके, सो व्हाट कुड बी द मेथड्स? अगर मैं इस आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड की बात करूं तो एक कंट्रासेप्टिव मेथड के क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, क्या यूज़ होना चाहिए,
है ना, कैसा होना चाहिए कि हम उसको यूज़ करें तो हमारे लिए कोई किसी भी टाइप का वो कोई मिसयूज़ का काम ना करे. सो फर्स्ट इज़ कि जो आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है शुड बी यूज़र फ्रेंडली. What is the meaning of user friendly? Means when someone is using that contraceptive method, that could be easy to use, not like it is complicated or somehow like we can say कि वो बहुत ज़्यादा complicated है उसको यूज़ करने में. तो वैसे में क्या होगा ना कि लोग उसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करेंगे. So एक ideal contraceptive should be user friendly, right? Second is easily available. जो कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसको लोग प्रिस्क्राइब करना चाह रहे हैं दैट शुड बी ईजिली अवेलेबल, राइट. इट शुड नॉट बी लाइक कि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर आइलैंड जैसा बन जा रहा है कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको खोज नहीं पा रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहा है, ईजिली अवेलेबल नहीं है, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. देन ऑल्सो इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, राइट. सो आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड शुड बी ईजिली अवेलेबल. इट शुड बी चीप, वी कैन से, है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, है ना. इट शुड बी चीप. सो this could be the adult contraceptive method. Next, effectiveness. Yes, this is very important कि अगर कोई किसी contraceptive method को use कर रहा है so that person should be sure कि वो effective ही होगा. मीन्स अगर वो यूज़ कर रहे हो, अगर वो इफेक्टिव नहीं है so what could be the utility for that one, right? So जो भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का वन एंड ओनली वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं कि वो इफेक्टिव होना चाहिए. नॉट लाइक कि यूज़ करने के बाद पर्सन श्योर नहीं है ना, तो उस कंडीशन पे क्या जाता है, सिचुएशन ख़राब हो जाती है. तो जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए. इट शुड बी रिवर्सिबल. मीन्स वंस इफ इट इज़ यूज्ड इट कुड बी यूज्ड फॉर द सेकेंड टाइम ऑल्सो. सो इट कुड बी रिवर्सिबल, राइट. Zero or least side effect, very important. This ideal contraceptive method should be least or very zero type of side effect, should not have any side effects so that a person could be safe to use that particular contraceptive method. So these are some of the ideal contraceptive methods which any person can use to protect the population explosion or for the family planning. Here are some of the methods you can see. Some contraceptive methods are given in your NCERT book to avoid the pregnancy. The first one is natural barrier method. Okay, we'll discuss this. What is this? Natural, as the term natural barrier method, you can see natural method is a type of method which is used naturally, in which we are not using any type of like instrumentation, we are not using any type of medication. It is a natural method which one can follow to avoid the pregnancy, right. Second type of method is a barrier method. We can see what is barrier method. You know what is the meaning of barrier? We can say a hurdle, you know, we can say any kind of hurdle is there which we use, which is used to means किसी दो चीज़ों को रोकता है कनेक्ट होने के लिए. So that is known as barrier. So here in case of contraceptive method also we can use a barrier method. There are certain type of barrier method which avoid the contact between the ovum and the sperm during the time of fertilization. So next is IUDs. Certain intrauterine devices are there जिसे यूट्राइन में प्लेस किया जाता है सो एज टू अवॉइड द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, राइट. सो ये हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड which is taken orally in the form of medication and all. Injections, certain injections are there, certain hormonal injections are there which avoid the pregnancy or implantation. Some implants techniques are also there, I will discuss this one. And the most effective method we can say is the surgical method. Okay, here as soon as we go down of this process the effectiveness will increase. Means if we can if अगर मैंने पूछा कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है तो ये कौन सा हो जाता है, सर्जिकल मेथड, इम्प्लांट्स एज कंपेयर टू नेचुरल मेथड. ओके, सो कमिंग टूवर्ड द नेचुरल मेथड, here are three type of natural methods. First one is periodic abstinence, second one is coitus interruption, and third one is lactational amenorrhea. Okay, these two will avoid here we can see periodic abstinence. What is the meaning of periodic abstinence? As we all are aware that the pregnancy takes place, means the pregnancy is in peak level in the 14th and 14th to 17th day of periods, means that is ovulation period. We call it
this period as a ovulation period. So in this period of duration, the chances of pregnancy is very high, है ना. Means if the fertilization takes place between the 14th to 17th day of periodic cycle, here the chances of pregnancy will be very high. This is because this is the ovulation period, means the ovum is released from the ovary of the female during this period itself. So avoiding sexual intercourse during this period of time is known as periodic abstinence. Okay, means जो periodic cycle का 14 to 17 डे होता है, उस बीच में अगर sexual intercourse नहीं होता है, then we call it as a periodic abstinence, right? So this is ovulation means. Now this process is also not that much of effective because हमें वन कैन नॉट बी श्योर, मीन्स किसी वुमेन का पीरियोडिक साइकिल 28 डेज का होता है, किसी का 35 डेज का होता है, किसी का 20 डेज का होता है. सो वी कुड नॉट डिसाइड दैट which period is the ovulation period. So that is why this is not that much of effective period. But if a women is running with a proper accurate 28 day cycle, then it could be about 14 to 17 days approx. Next one is coitus interruption or withdrawal method. This method is also like it could be effective, but इसको effective नहीं बोल सकते, है ना. Why it is so? What is the meaning of coitus? Coitus means this is ovum and the fertilization of sperm takes place. This is known as coitus, means fertilization takes place, है ना. To avoid this process, what if कि हम sperm की एंट्री को अवॉइड कर दे यूट्रस के अंदर. ओके, स्पर्म की एंट्री अगर नहीं होती है ना, स्पर्म जो है या सीमेन जो है वो फीमेल की बॉडी यूट्राइन पार्ट से बाहर ही रह जाता है, तो स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी और फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, वहाँ पे नहीं हो पाएगा. सो क्वाइटस इंटरप्शन में क्या होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन इट इज सपोज टू डिस्चार्ज, व्हेन द मेल इज सपोज टू डिस्चार्ज द सीमेन, वो क्या करता है, जो पीनस रहता है उसको फीमेल की बॉडी से बाहर निकाल लेता है, तो दैट इज या विड्रॉ कर लेता है. दैट इज ओनली नोन एज coitus interruption. Male withdraws his penis during the ejaculation. So ejaculation will not take place. Again, this method is also not that much of effective. Okay. Now, next one is lactational amenorrhea. What is the meaning of lactational amenorrhea? It is means absence of menstruation. This takes place during the time of after delivery. That is post-delivery process. As we all know, that after the delivery of a baby, the female lacks its menstruation cycle for the few months, right? So during that month, this month, there's a no chance of pregnancy, yes, because menstruation cycle is absence. That means the ovulation formation is little bit slow. So during period of lactation after birth, it takes approx 6 means डिलीवरी के 6 मंथ तक देयर इज अ नो चांस, और वी कैन से लेस चांस, एक्सपेक्टेड चांसेस वी कैन से कि लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा, तो चांसेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के. So these are all about the natural method. These methods are, we can say that, not that much of effective, means there is a chance or there is no security, we can say a person could not be sure कि हाँ नेचुरल मेथड एप्लीकेबल करने के बाद वो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं या नहीं. सो दिस मेथड इज लिटिल बिट लेस इफेक्टिव ऑफ अमंग द ऑल. सो कमिंग टुवर्ड द बैरियर मेथड्स. Barrier method, as I've already told you, that what is the meaning of barrier? It is a kind of physical neglecting the physical meeting. मतलब physical meeting between the sperm and the ovum. मतलब इससे क्या होता है कि जो sperm और ovum है उनके बीच में जो फ्यूजन है उसको अवॉइड करना ही क्या होता है, बैरियर मेथड होता है. मतलब उनके बीच में हम किसी भी प्रकार का एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज नहीं हो पा रहे हैं, है ना. सो दैट इज व्हाई इट इज ओनली नोन एज बैरियर मेथड. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल यू माइट हैव सीन ऑफ द बैरियर मेथड इज द कॉन्डम्स. सबसे कॉमन, सबसे इवेंचुअली यूज्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ कौन सी है, कॉन्डम्स. अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, है ना, बैरियर मेथड्स के. जैसे कॉन्डम्स की अगर बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ थिन रबर, तो देयर इज़ अ चांस कि वो किसी भी रीज़न से डैमेज हो सकता है ना, फट सकता है. तो देयर इज़ अ चांसेस कि 100% श्योर नहीं है, बट दिस कुड बी, वी कैन से कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अमॉन्ग अभी तक में, है ना, मतलब सेफ यूज़ के लिए.
ये रबर से बना हुआ रहता है, लैटेक्स रहता है। मेल और फीमेल दोनों के ही कॉन्डम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये इजीली डिस्पोजेबल है ना। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ मेथड्स आर सेफ मेथड, कॉमनली नोन एज निरोध। इट इज गिवन कॉमन एग्जाम्पल दैट इज इन योर एनसीईआरटी। तो इसको याद रखिएगा कि दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉन्डम्स आर मीन्स गवर्नमेंट सर्टिफाइड निरोध, which is for the male one. Second one is diaphragm or cervical caps or vaults we can say. So ये कुछ नहीं है, ये cervical caps है, मतलब ये अगर फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मैं यहाँ पे बनाऊंगी लाइक दिस, तो जो सर्विक्स वाला पार्ट रहता है वहाँ के लिए एक छोटा सा कैप या वॉल्स आते हैं इस तरीके से, जो स्पर्म की एंट्री को क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है। मतलब स्पर्म जो है या सीमेन जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे एंटर नहीं कर पाता, राइट। दिस इज फॉर द फीमेल, इसको फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, ये सर्विक्स को कवर करता है, रीयूजेबल होता है, यूज अलॉन्ग विद स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। इसको स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ बेसिकली यूज किया जाता है। जेलीज और फोम इज बेसिकली यूज्ड, और इसकी इफेक्टिवनेस जो रहती है वो भी अच्छी रहती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज intrauterine devices. As the name suggests, intrauterine devices, it is placed in the uterine part of the female reproductive part. But for this process, it is required the expertise of doctor or nurse to implant this particular intrauterine devices inside the female's uterus. Okay, now this is basically used for basic, we can say it avoids implantation. It avoid implantation of embryo. अब बेसिकली आप देखोगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, तो आप देखोगे कि इट इज़ ऑफ टू टाइप बेसिकली. वन इज IUD. Basically it is of two type. One is non-medicated and the second one is medicated one. Okay, non-medicated is basically made up of, we can say it is made up of plastics, and the second one is, we can say, of copper ion. Okay, so अगर मैं देखूँ तो इसको यूज कैसे किया जाता है. सी, दिस इज द यूटेराइन ट्रैक्ट. Okay, here it is placed. Basically, if suppose I am talking about the copper T, it is placed here. Okay, the place where the fertilization takes place. And if suppose the fertilization have taken place, it avoids the implantation. यहाँ पे implantation नहीं हो पाता है. Because of that, the pregnancy will be discarded, right? And the second thing, plastics avoid कराता है implantation को. But after certain period of time, we are supposed to use the copper ions, that is known as copper T. तो ये इम्प्लांटेशन को अवॉइड कर रहा था. उसके साथ में क्या कर रहे थे कि यहाँ से जो कॉपर आयन रिलीज हो रहे थे, है ना, यहाँ से जो कॉपर आयन रिलीज हो रहे थे, तो क्या देखा गया कि ये स्पर्म की मोर्टेलिटी को भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर देता है, सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोर्टेलिटी को. तो कॉपर टी, प्लास्टिक के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें, तो कॉपर टी या कॉपर आयन, जो कॉपर मेडिकेटेड जो आपके IUDs रहते हैं, दे आर मोर इफेक्टिव एज इट ऑल्सो सप्रेस द मोर्टेलिटी ऑफ दिस स्पर्म. ओके, सो प्लास्टिक के कुछ एग्जांपल्स जैसे लिपस लूप्स हो गए, है ना, तो दीज आर ऑल्सो प्लेस्ड इन द फंडल पार्ट ऑफ द वेयर द means implantation takes place. Okay, now some copper releasings are, you can see copper T is there, copper 7, multi-load 375. Student, one more thing, you just memorize these examples, right? These are very important, that which is medicated one, which is non-medicated one, which is copper releasing one, which is of plastic one. You have to remember this one because these type of questions itself come in your examinations, right? These are very important. Okay, if a question is asked that among which of the following, कि हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो वाई मेन काम क्या है IUD का, है ना. अगर ऑप्शन में आता है कि इट सप्रेस द मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म,
है ना, मोटेलिटी को अगर सप्रेस कर रहा है, अगर ये ओवम को सप्रेस कर रहा है, या अगर मैं बोल दूं कि ये फर्टिलाइजेशन को एक्सेप्ट फर्टिलाइजेशन जो है उसको स्टॉप कर रहा है, या ऑल दिया हुआ है, तब आप ऑल में टिक करेंगे. बट इफ ऑल की जगह कुछ और दिया है, देन यू हैव टू राइट दैट कि ये इम्प्लांटेशन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता. ओके, नाउ हार्मोन रिलीजिंग सम टाइप. यहाँ पे क्या था, मैंने बोला था पहला था नॉन मेडिकेटेड एंड द सेकेंड वन इज मेडिकेटेड वन. तो मेडिकेटेड में आप देखोगे कि हार्मोन रिलीजिंग सम जो आईयूडीज है उसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोइड या LNG-20. ये हार्मोनल रिलीजिंग होते हैं, जिसकी वजह से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड वो क्या कर देता है, इम्प्लांटेशन को सप्रेस कर देता है. जैसे कि प्रोजेस्टेरोइड, ये क्या कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती. अब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीन्स प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, है ना, मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा. सो ये हार्मोन रिलीजिंग होती है. ठीक है, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, ये यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं. नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट मेथड, दैट इज द ओरल मेथड. एज द नेम सजेस्ट, ओरल मीन्स ये डायरेक्टली ओरली इस चीज़ों को लिया जाता है. तो फर्स्ट वन इज पिल्स. सो पिल्स वॉज लाइक कुछ प्रोजेस्टेरॉन या हार्मोनल पिल्स पहले आते थे, जिसको इनटेक करने से जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रहती है या जो फर्टिलाइजेशन रहता है वो रिड्यूस हो जाता है. तो लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि ये क्या करते हैं, कभी कभी हार्मोनल डिसबैलेंस भी कर देते हैं, है ना, बेसिकली. तो उससे चांसेस कि कभी कभी स्टेराइल भी हो जाती है पेशेंट, है ना, ये जो फीमेल है वो स्टेराइल हो जाती है. तो धीरे धीरे इस चीज़ को स्टॉप कर दिया गया, तो डायरेक्टली पिल्स को एप्लीकेबल ना करके. नेक्स्ट चीज़ में इसको कैसे लिया जाता था कि इट वॉज टेकन 21 days फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड. जैसे किसी को फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, उसके 5th डे के बाद वो उस 21 days का एक इस तरीके से स्ट्रिप आता है, जिसमें 21 स्ट्रिप्स रहते हैं, उसको पर डे लिया जाता है ना, पर डे ऑन द सेम टाइम विच द फर्स्ट पिल हैज़ टेकन. तो किसी भी टाइम कारण से, किसी भी रीज़न से अगर वो पिल्स डिले हो गया या किसी भी रीज़न से वो टाइम जो चेंज हो गया, तो इट कुड नॉट बी दैट मच ऑफ इफेक्टिव. दैट इज़ वाई दिस मैथड वॉज लिटिल बिट अनसर्टेनिटी टाइप ऑफ मैथड. ओके, सो इट इनहेबिट ओल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन, बट एज द सेक कि आप उसको एग्जैक्टली उसके ड्यूरेशनल पीरियड में खाएंगे तभी भी वो यूज़ होता है, अदरवाइज इट कुड बी लिटिल बिट चेंजेस. So some it also changes the cervical mucus capacity and entry of sperm also. तो ये पिल मेथड है जिसमें ओरल पिल्स लिए जाते हैं, जो कि हार्मोनल बेस्ड रहते हैं, बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के केस में उसको 21 days लिया जाता है. तो ये वाला केस है. नेक्स्ट कमिंग टू द सहेली. दिस इज अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड ओरल पिल. ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि दिस इज द ओनली वन, है ना, जिसको हम लोग गवर्नमेंट सर्टिफाइड बोलते हैं. सहेली गर्भ निरोधक गोली, वी यूज टू से सहेली एज अ गर्भ निरोधक गोली, विच इज़ अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड. इट इज़ नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स. ये कैसे थे, स्टेरॉयड हार्मोन्स थे, मीन्स इसको खाने से स्टेरॉयड्स थे. तो ये नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स है. ये सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स है, मतलब इसको कंटिन्यू, जैसे पिल्स है प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बेस्ड, आप स्टेरॉइड्स हार्मोन के पिल्स ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है, कभी कभी स्टेराइलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेक करने से साइड इफेक्ट्स होता है कि कभी कभी फीमेल प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती, किसी किसी रीज़न से वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. तो उसके बिहाफ में फिर सहेली को इम्प्लीमेंट कराया गया, विच इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स. इसे वंस अ वीक लिया जाता है, और ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू इसको सर्टिफाइड करा गया था या प्रोड्यूस कराया गया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में दिया है. अब सहेली का भी एक साइड इफ़ेक्ट क्या है कि इसे वंस इन अ वीक लिया गया, किसी भी रीज़न से आप उसको इनटेक कर रहे हैं, या आपने उसको मतलब वंस इन अ वीक नहीं ले पाए, आपको याद नहीं रहा लेना, तो फिर वो आपकी बॉडी के लिए अलग हो जाएगा,
यूज़ नहीं रहेगा, या इसको इनटेक करने के बाद अगर आपको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, आपको किसी भी रीज़न से डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, आपकी बॉडी ने उसको प्रॉपरली मीन्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो उस केस में फिर ये भी क्या हो जाता है, लिटिल बिट अनसर्टेन हो जाता है फॉर द यूज़। सो उसके बिहाफ में हम आते हैं इम्प्लांट्स के लिए, विच इज़ बेसिकली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉरेन में इसके बिहाफ में। अब इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स आर सर्टेन टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ चिप वी कैन से, जिसको एक सूचर लगा के बॉडी में या तो इम्प्लांट कर दिया जाता है कहीं पे किसी भी सबक्यूटेनियस जगह पे, या उसको इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि इसको यूज़ जैसे ही आप अपनी बॉडी में इम्प्लांट करवाते हैं, ये धीरे 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 आपकी बॉडी पे एब्जॉर्ब होता रहता है, और एब्जॉर्ब होते होते क्या करते हैं, आपकी बॉडी पे जो इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मतलब जिससे कि इम्प्लांटेशन को रोकना है, वो इवेंट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। ये बहुत ही लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड है, पिल्स से भी ज़्यादा इफेक्टिव इसकी इफेक्टिवनेस है, दैट इज़ वाई दिस इज बेसिकली यूज्ड इन दी फॉरेन कंट्रीज, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज पिल्स एंड आईयूडीज। इफ़ यूज्ड विद इन 72 आवर्स, आपने एक नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, विच इज़ नोन एज अनवांटेड है ना, unwanted 72 pill. Basically it is what, emergency pill we can say. This is basically emergency pill. What is the meaning of this emergency pill? बाकी जो सारे पिल्स आप देख रहे हैं, जैसे कि ये सब सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, दैट इज़ वी कैन से प्लान्ड पिल्स, है ना। प्लान्ड पिल्स मतलब आप एक प्लानिंग के साथ उसको आप इनटेक कर रहे हैं, दैट हाँ सपोज वी आर नॉट विलिंग टू हैव अ बेबी, तो आप उस चीज़ को एक प्लानिंग कंडीशन से आप उसको इनटेक कर रहे हैं। बट दिस इमरजेंसी पिल्स आर द काइंड ऑफ पिल्स कि अगर किसी की प्लानिंग नहीं है, दैट दे वांट टू हैव अ बेबी, और वो अपनी फैमिली प्लानिंग को भी प्रोसीड नहीं करना चाहते, और सेक्सुअल इंटरकोर्स उस ड्यूरेशन पे हो गया जब ओवुलेशन का टाइम है, एंड दैट कोइटस मीन्स दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज ऑल्सो लाइक कि वो अनप्रोटेक्टेड है ना, और अगर वो ओवुलेशन का टाइम है, सो उस टाइम पे क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज द सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज़ टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ओवुलेशन पीरियड। तो उस केस में आप क्या करें, है ना, बिकॉज बाई चांसेस ऑफ प्रेगनेंसीज तो लाइक ऐसा है कि हो सकता है, तो उस केस में लिया जाता है इमरजेंसी पिल। इमरजेंसी पिल को जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के ड्यूरेशन में ले लिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी का जो इन्वायरमेंट है, जो हार्मोन्स चाहिए रहते हैं, है ना, उस चीज़ को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, जिसके वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस वहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। तो दिस इज नोन एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या इमरजेंसी पिल्स। इट अवॉइड प्रेगनेंसी इन रेप केस और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ऑल्सो। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड द सर्जिकल मेथड। अब दिस मेथड इज बेसिकली स्टेराइल मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेराइल मेथड बोलते हैं, बिकॉज इस केस में जो फीमेल है या मेल है, उस केस में ये क्या हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो स्टेराइल मेथड। सर्जिकल मेथड में होता है क्या, आप देखो ये दो फॉर्म में रहते हैं, दो टाइप्स के, एक रहता है वैसेक्टोमी एंड दूसरा रहता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी इज बेसिकली फॉर मेल, used by the male, in which the vas deferens is cut and tied, and the tubectomy, the fallopian tube, फीमेल की जो fallopian tube रहती है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए कि सपोज दिस वन इज लाइक फीमेल fallopian tube, you can see this one. So here the place before the एम्पुला, है ना, एम्पुला के पहले वाले रीजन को कट कर दिया जाता है, और अपोजिट एंड्स को इसके अलग अलग पोजीशन पे टाई कर दिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि ओवरी जो है, अगर वो ओवम को डिस्चार्ज कर रही है, रिलीज कर रही है, तो ओवम एम्पुलर रीजन तक आ नहीं पाता, है ना, और यहाँ से स्पर्म जो है जिसकी एंट्री हुई है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, तो वो भी यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द कटेंट्स वो ओवम के साथ फ्यूज नहीं कर पाता।
तो इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी. सेम इज द केस विथ द वास डिफरेंस ऑफ द वास डिफरेंस जो रहता है मेल के में. तो उस वास डिफरेंस को, सपोज दिस इज द टेस्टिस, यू कैन सी, तो ये वास डिफरेंस है. तो उस वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म जब रिलीज होता है तो वो आगे आ ही नहीं पाता, है ना. तो उस केस में क्या होता है कि वैसेक्टोमी, मतलब जो सीमेन रिलीज होता है स्टेराइल मेल की बॉडी से, तो जो सीमेन रिलीज होता है उसमें स्पर्म की ट्रेसेस यू विल नॉट बी फाइंडिंग. मीन्स उस मेल को क्या हो जाता है, एज ओ स्पर्मिया का केस हो जाता है. मतलब सिर्फ सीमेन रिलीज होगा और उस सीमेन में स्पर्म के ट्रेसेस नहीं रहेंगे. इज दैट क्लियर? तो ये ऐसा मेथड कि इसको टर्मिनल मेथड भी बोला जाता है, बिकॉज द होल सोल वी कैन से कि वो टर्मिनलाइज कर दे रहा है, टर्मिनल पूरी तरीके से उसको डिस्कार्ड कर दे रहा है. हाईली इफेक्टिव मेथड होता है. बेसिकली देयर इज अ चांस कि ये 99.99% सक्सेसफुल है ना. सिर्फ 0.01% देयर इज अ चांस कि ये किसी भी रीज़न से अनसक्सेसफुल हो सकता है, बट इट इज़ हाईली इफेक्टिव एंड इट इज़ ऑल्सो हाईली यूज्ड मेथड इन द कंट्री. ओके, ये इरिवर्सिबल मेथड है. दिस इज द इरिवर्सिबल मेथड, मीन्स इफ वंस द प्रोसेस हैज़ बीन डन, आप उसको सेकेंडली रिकवर नहीं कर सकते. मीन्स इफ एक बार स्टेराइलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई, दोबारा उस पर्टिकुलर पर्सन को हम अनस्टेराइल नहीं कर सकते. It is also known as sterilization. Okay. Now the next one is medical termination of pregnancy, commonly known as MTP. Okay. This is of two type. The first one is we can say कि एक मेडिसिन के थ्रू, है ना. इसमें आप दो तरीके से देखोगे कि एक या तो डायरेक्टली मेडिसिन के थ्रू हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, एंड द सेकेंड वन इज द बेसिक सिंपल प्रोसीजर, जिसको हम बेसिक डॉक्टर के एक्सपर्टाइज में है ना, जिसको बेसिक सिंपल मेथड बोलेंगे. तो इस जो मेडिकेशन मेथड है उसको हम प्रेगनेंसी के 12 वीक्स तक ही ले सकते हैं. मीन्स इस कंडीशन पे क्या होता है कि जो फीटस है वो कम्प्लीटली इम्प्लांट नहीं हुआ है ना. मतलब ये जो आपका यूट्रस पार्ट है इसमें कंप्लीट इम्प्लांट नहीं है. तो मेडिसिन के थ्रू क्या करते हैं कि वो जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, बहुत कम कर देता है, और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से ये क्या हो जाता है, फीमेल की बॉडी से अबॉर्ट हो जाता है. बट ये 12 वीक्स तक होता है, बिकॉज उस टाइम पे इम्प्लांटेशन वीक होती है. बट आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर और आफ्टर 12 वीक्स इट इज़ रिस्की, है ना. तो उस केस में बेसिकली क्या किया जाता है, सर्जिकल मेथड विच इज़ नोन एज डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज DNC बेसिकली, जिसमें एक मेडिकल प्रोसीजर, एक ऑपरेटिव प्रोसेस के थ्रू उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर फीटस को डिस्कार्ड करके फीमेल की बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है. ठीक है. तो ये अप्रॉक्स 40 to 50 मिलियंस ऑफ द पीपल में होता रहता है एवरी ईयर. वो आप देखोगे कि 40 to 50 मिलियन MTPs होते हैं. इंडियन लीगलाइज्ड MTP जो कि 1971 के अकॉर्डिंग ये डेटा है, और ये सेफ रहता है सिर्फ 12 वीक्स तक. आफ्टर दैट इट कुड बी रिस्की, बिकॉज देयर आर चांसेस कि फीमेल जो है वो फैटल हो सकती है उस रीज़न पे. ओके. नाउ आप देखोगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, कुछ डिसीजेज रहते हैं सर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जिसको भी प्रोटेक्ट करना रहता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव उसके लिए भी काम है, जैसे कि वर्नल डिसीज, है ना, या आप बोलोगे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. नॉन क्यूरेबल टाइप के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं विच आर वेरी फैटल. आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स, एड्स, ये सारे नॉन क्यूरेबल है, जिसको क्योर करना बहुत डिफिकल्ट है. तो इसको प्रोटेक्ट करने का वन थिंग इज़ कि आप इसको प्रोटेक्ट करो, है ना. आप इसको अवॉइड करो कि ये कैसे ना हो. तो इसके लिए आपको जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है दैट शुड बी सेफ. जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको कैसा करना है, सेफ करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएगी. एक बार अगर ये हो गया तो ये क्यूरेबल नहीं है, तो बेटर है कि इससे प्रोटेक्शन मिल जाए ताकि ये हो ही ना इस इन्फेक्शन से, जिससे कि चांसेस ऑफ जो रिस्क है वो अवॉइड हो सके. तो इसके लिए सेफ सेक्स ज़रूरी है. दैट इज़ वाई द मोस्ट कॉमन मेथड दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट दिस वन इज़ condoms. Condom is one of the effective method to avoid this type of
infections. Early symptoms, you can see what could be the early symptoms: certain itching, fluid discharge, slightly pain, swelling, etc. during in the place of the genital parts. तो ये सारी चीज़ें आप अगर कोई फील करता है तो वन शुड बी कॉन्शियस फॉर दिस वन. ओके. ना फीमेल की अगर हम बात करें तो ये एसिम्टोमेटिक होता है. ज़्यादातर फीमेल्स को थोड़ा सा एसिम्टोमेटिक कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी. इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, क्या हो सकता है? पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो सकते हैं, एबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, बर्थ जो होता है, चांसेस ऑफ बर्थ स्टिल हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है ना, या इनफर्टिलिटी कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर्स हो सकते हैं. तो ये सारी, बिकॉज दीज आर बेसिकली वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आपने इसको ट्रीट नहीं कराया या ट्रीट नहीं हुए तो. ओके. एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे आप दिख रहे हैं. एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी एक मीनिंग होता है इन विच द इम्प्लांटेशन पोजिशन या लोकेशन ऑफ द इम्प्लांटेशन चेंजेस. मतलब नॉर्मली इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है बेटा? यूट्रस वाले पार्ट में होता है. आप देखोगे यूट्रस वाले पार्ट में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है. यूट्रस वाले पार्ट को छोड़ के अगर इम्प्लांटेशन कहीं और हो रहा है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, देन इट इज़ नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. इधर इट कुड बी इन दी ओवरी इटसेल्फ, अगर वो ओवरी में ही हो गया है ना, या इट कुड बी इन अ फेलोपियन ट्यूब या अदर सम पार्ट अपार्ट फ्रॉम uterus. So it is known as ectopic pregnancy. So इस sexually transmitted disease या RTI की वजह से आपको ectopic pregnancy होने के भी chances increase हो जाते हैं. So this is all about the reproductive health. In the next video lecture we'll be discussing about the infertility, कि infertility को कैसे कोई reduce करा सकता है, then how can, if a person is suffering from certain infertile problem, how they can cure that one, और वो कैसे अपनी प्लानिंग फैमिली प्लानिंग को कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में या अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोस. Thank you so much. कर दो इसको.